हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर फील्ड्स ऑफ बायो को। तो मेरा नाम है करतार कुमार। आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फेडरल का मंजर पर। तो मेजर फील्ड्स ऑफ बायो, बेसिकली बायो की ब्रांचेस क्या हैं। पहली बात तो बायो की पहले सबसे बड़ी कैटेगरी पर डिवीजन की गई है। बायो की 3 डिविजन्स होती हैं। पहली होती है बॉटनी, दूसरी है जूलॉजी और तीसरी है माइक्रोबायो। बॉटनी का वर्ड बोटान से आया है, जिसकी मीनिंग होती है हर्ब्स, शाक, जड़ी बूटियां। जड़ी बूटियां हमें मिलती हैं प्लांट्स से, तो ये प्लांट्स को रेफर करता है और बॉटनी के अंदर स्टडी होती है प्लांट्स की स्टडी। दूसरी आती है जूलॉजी। जू का वर्ड आता है जून से, जिसकी मीनिंग होती है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर इट रिलेट्स टू एनिमल्स एंड जू मतलब एनिमल, जून एंड एनिमल्स, लॉजी मतलब स्टडी या रीजनिंग। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो कहते हैं वो चीज़ जो बहुत छोटी है, जिसको आप नेकेड आई से, आम आंख से नहीं देख सकते हो। इतनी छोटी है जिसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। तो माइक्रोस्कोप से दिखने वाली चीज़ों ऑर्गेनिजम्स को लाइफ की स्टडी होती है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को आप नहीं देख सकते, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, पैरासाइट्स हो गए और वॉट एवर जिसको आप नहीं देख सकते, वो होती है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब ब्रांचेस आ जाती हैं बायो की। बायो की कितनी ब्रांचेस हैं यहाँ पर हमारे पास, कितनी मेंशन है, 15 ब्रांचेस। कितनी है हमारी बुक के अंदर, 15 ब्रांचेस। तो ये सारों को हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। न्यू 2 चीज़ें जो है न्यू आई हैं, मेरीन बायोलॉजी और पैथोलॉजी, जो कि हमारे सिंध बोर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है, बट एनबीएफ के अंदर, फेडरल बोर्ड के अंदर न्यू आ गई हैं। तो इसको हमें कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना होगा। तो पहली आ जाती है मॉर्फोलॉजी। बेसिकली मॉर्फोलॉजी क्या ब्रांच से अटेंड करती है। मॉर्फोलॉजी का जो वर्ड है, मॉर्फ की मीनिंग होती है फॉर्म। मॉर्फ कहते हैं हम फॉर्म को, किसी चीज़ की सूरत, फॉर्म, और लॉजी कहते हैं स्टडी, स्टडी फॉर्म की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब बेसिकली मॉर्फोलॉजी होती है एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी। मॉर्फोलॉजी यानी आउटर फॉर्म, इंटरनल फॉर्म नहीं, आउटर फॉर्म। कैसे आउटर फॉर्म भाई, किसी चीज़ की साइज कैसी है, आपकी बॉडी बाहर से कैसे दिखती है। मॉर्फोलॉजी मतलब आपके हाथ का शेप कैसे है, आपके पाँव का शेप कैसा है, आपके जो है फेस का शेप कैसा है। तो इसकी स्टडी, शेप, साइज कितनी है और कलर क्या है, उसकी स्टडी होती है एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की, वो होती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी भाई प्लांट, फ्लोरिंग प्लांट की क्या होती है, रूट हो गई, स्टीम हो गई, लीव्स हो गए, फ्लावर, फ्रूट। डेंटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन फॉर मॉर्फोलॉजी। डेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं आपके दांतों वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉर्फोलॉजी होती है बाहरी। भाई मॉर्फोलॉजी यानी आप बगैर काट कर आप बाहर से उसको स्टडी करो। तो कुछ चीज़ें आप कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एक होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या होती है, आपके बॉडी के अंदर जो चीज़ अवेलेबल है। फॉर सपोज हार्ट है, दिल, आपने दिल निकाल लिया, तो ये है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। क्या, अंदर के आज़ाओं की स्टडी करो। कैसे करो, मतलब अंदर के आज़ाओं की भी बाहर से स्टडी करो। आपने हार्ट की शेप देखी, बाहर से देखा ये 4 टुकड़े हैं, बाहर से देखा इसका कलर कितना है, बाहर से देखा इसका वेट है 200 ग्राम, और बाहर से देखा कलर है रेड, और 4 ट्यूब के सेक्शंस हैं। बाहर से सारा देखा, टिश्यू घेरे में, और आपके पास किस टाइप का स्ट्रक्चर है, आपके पास एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है, आपने देखा। ये है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। आपने हार्ट को नहीं काटा, हार्ट को आपने काटा अंदर से, चीरा, अंदर अंदर क्या है, नहीं, हार्ट की भी बाहर से स्टडी की है। तो हार्ट की फॉर्म अंडरस्टैंड किया, शेप अंडरस्टैंड किया, डेट इज आल्सो मॉर्फोलॉजी। बट इंटरनल, जनरली स्पीकिंग के मॉर्फोलॉजी क्या होती है भाई, एक्सटर्नल स्टडी आपकी ह्यूमन बॉडी की, एनिमल की, क्या कलर है, कितनी साइज है, किस तरह का दिखता है, वगैरह वगैरह। एनाटॉमी क्या होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर की आपके पास स्टडी होती है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की कहते हैं हम एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। भाई एनाटॉमी को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। बेसिकली दिस इज नॉट द केस आपके पास। हाँ यार,
बेसिकली एनाटॉमी डील करती है भाई आज़ा के भी अंदर, जो आज़ा होता है उसको स्टडी करना। अगर आपने हार्ट को कट आउट कर दिया, हार्ट के अंदर की स्टडी की, वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। बट एनाटॉमी इज सिंपली कि आप उसको कट करो एंड देन ओपन करो। गेटिंग माय पॉइंट? फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो आपके पास मसल्स हो गए, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनीज हो गए, इसके अंदर से स्टडी करो यार। तो डेट इज मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदरूनी चीजों की आउटर स्टडी करो। ओके। फिजियोलॉजी क्या है भाई? द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। बेसिकली यार, ऊपर वाला जो दूसरी चीज थी ना एनाटॉमी, जो इधर इन्होंने लिखा हुआ है इसको मानो। मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया ना वो मेडिकल साइंसेज के हिसाब से दिया है। मेडिकल साइंसेज के अंदर क्या डेफिनेशन होती है, और हकीकत आपके पास विकिपीडिया के अंदर क्या डेफिनेशन है, और आपके पास बाकी जगहों पर क्या है, जस्ट ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो आपको एग्जाम के अंदर इस बात को मानना पड़ेगा। देन लेट्स कम टू फिजियोलॉजी। फिजियो का ये वर्ड है, ये देता है फंक्शन की मीनिंग। फिजियो की मीनिंग क्या? फंक्शन, फंक्शंस की स्टडी करना। फंक्शनलॉजी, फंक्शन, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस की स्टडी करना। हाउ फंक्शन की भाई? फिजियोलॉजी कहते हैं कि भाई क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। भाई ऑर्गन्स की स्टडी करना, ऑर्गन के फंक्शंस की, कोई चीज़ का क्या काम है उसको स्टडी करना। फिजियोलॉजी के अंदर हम समझते हैं भाई किडनी का क्या काम है, आपका हार्ट का क्या काम है, वो फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करती है। आपकी फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही होती है, आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे हो रहा होता है, फिजियोलॉजी है भाई रेस्पिरेशन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग करना। आपके ऑर्गन का क्या काम, आपका पैर है, आप लेग की स्टडी कर रहे हो, आपको कोई बोले लेग की फिजियोलॉजी क्या है, लेग का काम क्या है भाई? मूवमेंट करवाना, ठीक है, बॉडी को सपोर्ट करना, खड़ा करवाना, ये फिजियोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो का वर्ड देता है टिश्यूज की मीनिंग, लेयर्स की मीनिंग। हिस्टोलॉजी कहते हैं हम टिश्यूज की स्टडी को, कि भाई हमारी जो बॉडी है वो टिश्यू से मिलकर बनती है। हिस्टोलॉजी क्या होती है भाई? हमारा कौन सा हार्ट है, आपने हार्ट अंदर से खोल के देख लिया, एनाटॉमी निकाली हार्ट की, अब हार्ट के अंदर आपको मसल्स दिखते हैं, टिश्यूज दिखते हैं, अब ये किस टाइप का टिश्यूज के अंदर है और कैसे इसकी फॉर्मेशन हो रही है, वो आप हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। भाई टिश्यूज की, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना वो कहते हैं वो हिस्टोलॉजी। एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यू, जो कि आपके पास कंटिन्यूस लेयर बनाता है आपकी स्किन की। आपका हाथ है, हाथ की जो स्किन है वो होती है एपिथेलियल टिश्यू की मिलकर बनी हुई। साइटोलॉजी, बेसिकली साइटोलॉजी होती है, साइटो कहते हैं हम सेल को, लॉजी कहते हैं स्टडी, द स्टडी ऑफ सेल, सेल के फंक्शन की, सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना। साइटोलॉजी के अंदर दो चीज़ें आती हैं, जो है फिजियोलॉजी आती है सेल की फिजियोलॉजी इंक्लूड हो जाती है, और सेल की स्ट्रक्चरल जो है एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। बेसिकली सेल की एनाटॉमी कहा जाता है उसे, सेल एनाटॉमी। जेनेटिक्स, भाई जीन्स की स्टडी करना। जेनेटिक्स क्या होती है? जीन किसे कहते हैं भाई? जीन हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है, जीन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करती है। अगर आपने अपने देखा है कि आपकी फेस, कहते हैं ना भाई यार तुम अपने बाप पे गए हो, तुम अपनी माँ पे गए हो, तुम अपने पप्पो से मिलते हो, भाई कैसे? ये सुना हो यार, आपके ऊपर गया है बिल्कुल। भाई ये जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाते हैं, बाप से पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाते हैं ये चीज़ें।
ये इन्फॉर्मेशन होती है, जो जीन होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, जिसकी वजह से आपकी डेवलपमेंट हो पाती है। तो आपको ये नहीं कहेगा यार ये जो है ना आपके पड़ोस के अंदर जो शौकत भाई है ना उसका बेटा है, मतलब इसकी जो शक्ल है शौकत भाई पे जा रही है, तो वो नहीं कहेगा, तो इसका जो मतलब है वो गलत हो जाएगा एंड 2-4 चमाटे मिल जाएँगे आपको अच्छी खासी। तो जो सीन है जेनेटिक्स का ये है कि भाई पेरेंट्स से जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों में जाती है। क्यों भाई? डेवलपमेंट माँ के पेट में होती है। कैसे होती है? बाप की इन्फॉर्मेशन एंड माँ की इन्फॉर्मेशन कंबाइन टुगेदर, तो उसकी वजह से एक न्यू सेल बनता है जो कि हमारे बच्चे का सेल होता है एंड वो ग्रो हो रहा होता है, हो रहा होता है, हो रहा होता है एंड देन आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट मिलती है और जिसका आप नाम रखते हो टिल्लू मिल्लू। वेल फॉर एग्जांपल द प्लांट्स हैविंग रेड फ्लावर्स प्रोड्यूस रेड फ्लावर्स, भाई द वाइट कैट्स प्रोड्यूस वाइट किटन्स। जेनेटिक्स क्या है यार? आपने कभी देखा है कि एक इंसान का जो बच्चा होता है वो इंसान होता है? कभी ये देखा है कि अभी इंसान को कभी जो है खरगोश निकल गया, या इंसान का बेटा जो है बिल्ली हुआ है, या आपने कभी देखा है जो है पड़ोस के अंदर कुत्ता घूम रहा होता है आगे गली के बाहर भाव भाव करने वाला, उसका बच्चा निकलता है तो वो इंसान निकला हो कभी? कुत्ते का बच्चा कुत्ता निकलता है, इंसान का बच्चा इंसान निकलता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली निकलता है, निकलती है सॉरी। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब जो है वही निकलता है, कोई और क्यों नहीं निकलता? दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स भाई। इन्फॉर्मेशन क्या है अंदर, जो इन्फॉर्मेशन भाई होगी वो बाहर वही निकालेगा, समझ रहे हो? जो चीज अंदर भरी हुई होगी वही बाहर निकलेगी। मोलिकुलर बायोलॉजी भाई, मोलिकुलर बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मोलिकुलर लेवल। भाई मोलिकुलर बायोलॉजी एक बड़ी चीज है। हमारी जो सेल है वो किससे मिलकर बना हुआ है? हमारा जो सेल है, आप फर्स्ट ईयर के अंदर, आप 9th के अंदर केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसके अंदर मॉलिक्यूल पढ़ा होगा। बेसिकली एटम्स मिलके कंबाइन होके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े 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 मॉलिक्यूल्स मिलके आपस में एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि होता है एक मैक्रो मॉलिक्यूल, और जिससे आपकी बॉडी का फंक्शन चल रहा होता है। आपकी बॉडी का फंक्शन कैसे चल रहा है, आपकी एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपके पास सफाई कैसे हो रही है सिस्टम के अंदर, सारा काम ये मॉलिक्यूल्स कर रहे होते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या काम, कौन सा आइटम किसके साथ कंबाइन है, वो सारी स्टडी की जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी, बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी स्टडी होती है डेवलपमेंट ऑफ embryology. Embryology is the study of the development of an organism from a fertilized egg. Basically embryology, embryo कहते हैं भाई जब फादर का सेल, मेल सेल आपस में, मेल सेल कंबाइन होता है फीमेल सेल के साथ। जस्ट मुझे नीचे लिखने दो यहाँ पर। जब भाई मेल का जो सेल होता है, एम सेल, मेल का सेल जब कंबाइन होता है एक फीमेल सेल के साथ, तो एक न्यू सेल बनाता है, हो गया जाइगोट। जिसके बाद जो फॉर्मेशन होती है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही होती है। वो जो एम्ब्रियो होता है वो आपका बच्चा होता है, आपके प्रोडक्ट होता है। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उस एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, वो एम्ब्रियो बढ़ रहा होता है। तो उसकी डेवलपमेंट की स्टडी, वो किस टाइप का एम्ब्रियो, वो उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, उस एम्ब्रियो की स्टडी, वो फर्टिलाइज जो एग बनता है ना उसकी स्टडी होती है। बेसिकली आपके जो फीमेल के अंदर होते हैं वो होते हैं एग्स, और जो है आपके पास मेल सेल होता है स्पर्म। तो बेसिकली होता क्या है, ये आपके पास मेल के जो सेल्स होते हैं वो जाके इसको फर्टिलाइज करते हैं, ये जाके इस पे अटैक करते हैं समहाउ, एंड यू डोंट हैव टू केयर अबाउट इट हाउ इट हैपेंस। तो समहाउ ये जाके अटैक करते हैं एंड इसको फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज का मकसद करना, इसके साथ मिक्स हो जाते हैं एंड एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वो क्या होती है, वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है, उससे एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ना वाइल के एम्ब्रियो बनने तक का जो प्रोसेस होता है, वो आपके पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, एम्ब्रियो का प्रोसेस, ये इतने पार्ट को हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी के बाद जब डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है उसको हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, देन लेट्स कम टू पैलेंटोलॉजी। व्हाट इज पैलेंटोलॉजी? पैलेंटोलॉजी स्टडी होती है पुराने ऑर्गेनिजम्स की फोसिल्स के तहत। फोसिल्स कहते हैं रिमेनिंग्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिमेनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के हड्डे रह गए, या आपने देखा है डायनासोर की स्टडी हम करते हैं, हमें कैसे पता चला इतने हजारों साल पहले डायनासोर होते थे? बेसिकली उनके हड्डे, हमें उनके टुकड़े मिले, उनके प्रिंट्स मिले, तो उस रिमेनिंग से
उस फॉसल से हमें उनका पता चला, उसकी हिस्ट्री का पता चला, वो कैसे पढ़ते थे, क्या होता था, कितनी उम्र थी उनकी, सारी हमें पता चल गई। वो होती है पैलेंटोलॉजी। बहुत साल पहले, हजारों साल पहले कौन से ऑर्गेनिज्म होते थे और अभी वो नहीं है, जस्ट लाइक डायनासोर्स। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी बेसिकली एक हेवी चीज़ है भाई। टैक्सोनॉमी सिंपल ये समझो, तीसरा चौथा चैप्टर इसके ऊपर आएगा। टैक्सोनॉमी कहते हैं नाम रखने की रस्म को। टैक्सोनॉमी क्या है? नाम रखने की रस्म को। जैसे आपके पास घर में बच्चा आता है ना, तो उसका नाम रखते हो कि इसका नाम ये। अगर घर के अंदर इतने ह्यूमंस हैं, सारे ह्यूमंस सेम है भाई। तमाम इंसानों का नाम क्या है? होमोसेपियंस। हम तमाम इंसान को कहते हैं भाई ये होमोसेपियंस हैं, लेकिन फिर भी हम इन तमाम सेम ऑर्गेनिज्म का नाम रखा हुआ है, जैसे हम उनको जान सके। ठीक है, तो इसी हिसाब से टैक्सोनॉमी होती है नाम करने की रस्म को, क्लासिफिकेशन की रस्म को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स का नेम रखते हैं, तमाम अलग अलग, सेम ऑर्गेनिज्म का नहीं, तमाम डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म का। जो आपके पास डिफरेंट टाइप की बिल्लियां हैं, मेंढक हैं, इंसान है, इंसान तो एक ही टाइप का है, और उसके अलावा जानवर हैं, प्लांट्स हैं, उनके नाम रखने की रस्म को कहते हैं टैक्सोनॉमी। और उस हिसाब से नाम रखते हैं कि हमें उनके नाम से अच्छी खासी उनकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो टैक्सोनॉमी की डिटेलिंग आप पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुप्स और किंगडम वगैरह, फाइलम सब पढ़ोगे। इकोलॉजी भाई, इको कहते हैं हम इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट को। भाई इंटर रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ। एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या लिंक है, वो होता है इकोलॉजी के अंदर स्टडी। कैसे होता है, इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं भाई। ह्यूमन ह्यूमन नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुकात है, इकोलॉजी के साथ क्या ताल्लुकात है, वो है। जैसे भाई आपके पास, हम इसके अंदर फॉरेस्ट, डेजर्ट, लेक्स, पॉन्ड्स, और आपके पास एटमॉस्फेयर की लेयर्स की स्टडी करते हो तुम लोग। भाई आपका जो एनवायरमेंटल सिस्टम है, ठंडे आइस वाले जो एरिया होते हैं, बर्फानी, और आपके पास नॉर्मल ग्रास लैंड्स हो गई, इन चीज़ों की स्टडी करते हो इकोलॉजी की। भाई एक ह्यूमन है ना, वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। भाई हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं, हमें पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो हम डिपेंडेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ, बायोटिक एबायोटिक के साथ लिंक होता है, इसकी वजह से इसकी नीड है हमें। हमें इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी हेल्प करेगी कि हम एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा कर सकें, कितनी नीड है, आगे जाके क्या होगा, सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी जाती हैं। मेरीन बायोलॉजी, मेरीन कहते हैं पानी को। भाई पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इवन प्लांट हो, इवन एनिमल हो, कोई भी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, सारों की स्टडी जो सीज के अंदर में जो है होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, समंदरों के अंदर होते हैं, डॉल्फिन, फिश आपके पास, और जो भी हो गया, उन सब की स्टडी की जाती है इसके अंदर। स्टार फिश हो गया, जेली फिश हो गई, वगैरह वगैरह। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी हम कहते हैं बेसिकली ये ब्रांच है साइंस की, जो भाई बायो की ब्रांच है। साइंस की तो नहीं कह सकते, बायो कह दो अच्छा है, बायो की ब्रांच है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। बेसिकली पैथोलॉजी क्या है भाई? स्टडी होती है डिजीज की। भाई पैथोलॉजी क्या है? एक किसी को बीमारी हो गई, आपको बुखार हो गया, पैथोलॉजी क्या करेगी यार, इसको पहले तो डायग्नोस करेगी, इसको हुआ क्या है, बुखार है, नज़ला है, बुखार है। देन पैथोलॉजी का काम क्या हो, ये बुखार क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, किसने आके अटैक किया, वाई, क्या इसको कोई इन्फेक्शन है, क्या किडनी फेलियर है, क्या इसका कोई ऑर्गेनिज्म इसकी नाक के अंदर चला गया है, या इसको कोई वायरस कर दिया है इसको, या इन्फेक्शन हो गया है, या कोई एक माल फंक्शनिंग हो गई है किसी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनल की, वो स्टडी की जाएगी पैथोलॉजी के अंदर। कोई चीज़ क्यों हुई है। इम्यूनोलॉजी, भाई इम्यूनोलॉजी कहते हैं, इम्यून कहते हैं भाई डिफेंस को। इम्यूनोलॉजी स्टडी होती है डिफेंस सिस्टम की। डिफेंस कहते हैं हमारे, आपने सुना होगा हमारे मुल्क का डिफेंस सिस्टम, बचाव का सिस्टम। डिफेंस सिस्टम कहते हैं बचाव का सिस्टम, अपने आप को बचाने का सिस्टम। देखो कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया अगर आपके ऊपर अटैक करता है, तो आपके ह्यूमन सेल्स होते हैं ना, वो जब अटैक करता है तो उसके ऊपर कोई एंटर हो जाता है, तो उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको मार देते हैं। ये सिस्टम होता है डिफेंस मैकेनिज्म। इम्यूनोलॉजी क्या होती है? सिस्टम की स्टडी, कि भाई कोई भी एक हजार्डियस या आपके पास नुकसानदार डेंजरस ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर एंटर हो गया, या कोई चीज़ एंटर हो गई, तो आपकी बॉडी इसके ऊपर एक्शन लेगी और उसको किल करने की कोशिश करेगी, डिफेंस करेगी। तो दिस इज उसकी स्टडी इम्यूनोलॉजी होती है। भाई इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक बंदा जो है
क्या हो जाता है, इम्यूनाइज हो जाता है। इम्यूनाइज होने का मकसद क्या है कि बेसिकली आप इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस हो जाता है जिसके अंदर एक इंसान इम्यूनाइज हो जाता है। आप एक इंसान वैक्सीन लगाता है, वो वैक्सीन क्या करती है, वो एक प्रोटेक्शन कर देती है, एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्रिएट कर देती है उस बॉडी के अंदर। कोई भी उस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, आपको पोलियो की वैक्सीन लगी हुई है, अब पोलियो का ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो वो वैक्सीन उसको किल कर देगी, आने ही नहीं देगी। तो वैक्सीन के थ्रू इम्यूनाइज होने का मकसद किसी डिजीज, किसी डिसऑर्डर के अगेंस्ट, वो होता है इम्यूनाइजेशन। भाई मैंने देखा नहीं था, पोलियो की एग्जांपल है, मैंने लिटरली नहीं देखा था, वो यहाँ पे भाई एग्जांपल देती। कोरोना वायरस, अच्छी बात है, कोरोना लग गया, डेंगू हो गया, आपके पास ये जो वैक्सीन लग जाती है, कोरोना वायरस की जो आपके पास वैक्सीन लगती है वो आपको इम्यूनाइज करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2-3 साल पहले बेरारी के लोग बोलते थे, मतलब जो वो लोग जो कि बेरारी के अंदर होते हैं, गांव के अंदर होते थे, वो कहते हैं इसकी वजह से भाई हार्ट फेल हो जाता है और हमारी बॉडी वीक हो जाती है, बंदे मर जाते हैं। शहर का बंदा ना, मम्मी डैडी और टॉप क्लास का, कोई मानता नहीं था इस बात को। कहते थे यार ये झाइल बेवकूफ लोग, फाइजर नहीं लगवा रहे, ये नहीं लगवा रहे, भाई मर जाएंगे। एंड 3 साल के बाद जो यूएस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इन डिजीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, और इस जो है आपके पास जो फाइजर हो गई और आपके पास जो वैक्सीन होती हैं उसकी रिसर्चिंग करते हैं, तो उनसे पता चला बेसिकली 2007 से हार्ट अटैक्स का रेट कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। 2020 तक जो हार्ट अटैक का रेट था ना वो कम हो रहा था, ठीक है, पहले अच्छे खासे थे, वो कम हो गया था। 2020 के बाद ये रेट फिर से चढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। इन दिस पीरियड हमारे पास यहाँ पर आपकी जो कुछ दवाएं थी वो जो है ना बंद होना शुरू हो गई। आपके पास जो वो ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि कंटेमिनेट थे, इस पीरियड के अंदर बैन होना शुरू हो गए, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गई। 2020 के बाद ये ग्राफ ऊपर चढ़ा गया। और किन का चढ़ा है ग्राफ आपको पता है? इसके अंदर वो तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगाई है। ये एक रिसर्चेस नहीं है, 5 से 6 रिसर्चेस है। आपके कैंसर के कॉजेज हो गए, हार्ट अटैक का भाई आपको बहुत खतरनाक लेवल का हो गया है। किसका भाई? अंडर एज आपको जो है 32 ईयर्स 32 ईयर्स का बंदा, रिसेंटली अभी 3 महीने पहले एक 18 या 17 साल का एथलीट था, उसको हार्ट अटैक आ गया, एंड उसने भी 2 साल पहले ऑलरेडी ये लगवाई थी। एंड राइट नाउ ये डिक्लेयर कर गया, ये जो वैक्सीन लगी हैं, ये बंदे के अंदर एक वैक्सीन होती है, वो 2 साल की उनका टाइम होता है, इसके बाद वो खत्म हो जाती है। ये जो चीज़ अंदर इंसर्ट की गई है वो लाइफ टाइम इंसान के अंदर चली गई है, ये चीज़ लाइफ टाइम रहेगी एक इंसान के अंदर। और इसने आपकी बॉडी का पैटर्न चेंज कर दिया है, और इसकी वजह से रिस्क आपके पास बढ़ गया है, आपके पास हार्ट अटैक्स का, बाकी चीज़ों का। एंड राइट नाउ पूरी यूएस के अंदर ये डिक्लेयर कर किया है। आप कहो तो मैं आपको रिसर्च वर्क आपको जो इनके हैं मैं भेज सकता हूँ, आपके पास जो फाइल्स हैं। तो समझ रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन? तो जो समझ रहे हो ना आपके, ये जो चीज़ हमारे पास रिसर्चेस आ रही हैं, हमारे अच्छे के लिए हो रही हैं, डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम रोशन कर रहे हैं। राइजेक एक चीज़ है जो कि किसी को गर्मी चढ़ जाती है ना, ज़्यादा गर्माइश हो रही है भाई, तो उस बंदे की गर्मी उतारने के लिए ये शाशा दिया जाता है, ठीक है, पानी में मिला के पी लो, तुम्हारी जो गर्मी है ना अंदर की भड़ास सारी निकल जाएगी। तो राइजेक यूरोप के अंदर बैन है, अमेरिका यूरोप के अंदर बैन है, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी इतने सालों से। क्यों बैन है भाई? ये स्टमक का कैंसर कोज करती है, बट इन पाकिस्तान डॉक्टर 6-6 दिन के लिए राइजेक देता है, और एक दिन में 3 से 4 दफा के लिए, गेटिंग माई पॉइंट, हेवी डोज देता है, और 5 से 6 दफा। भाई कहीं पे भी गर्मी हुई, आपको जलन हो रही है, डाइजेशन सही नहीं है, राइजेक खा लो। तो पाकिस्तान के अंदर खुलेआम चल रही है, जो कि कैंसर कॉजिंग है, डिक्लेयर्ड है भाई, कैंसर करेगी, इसको बैन कर दो। गेटिंग माई पॉइंट? फार्माकोलॉजी, भाई फार्माकोलॉजी स्टडी होती है ड्रग्स की, ठीक है। आप फार्माकोलॉजी के अंदर 2 चीजें होती हैं, समझ लो 2 चीजें होती हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। आपकी जो ड्रग है उसकी स्टडी की जाती है। ड्रग का काम क्या है?
दो टाइप की स्टडीज होती हैं। बेसिकली ड्रग जब आप खाते हो ना, इनटेक करते हो, आपकी ड्रग ने आपकी बॉडी के ऊपर क्या रिस्पॉन्स जनरेट किया, फार्माकोलॉजी इसके ऊपर डील करेगी। दूसरा क्या स्टडी करेगी, आपकी बॉडी ने इस ड्रग के ऊपर क्या रिस्पॉन्स किया। पहले ड्रग ने बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट लाया और बॉडी ने ड्रग के ऊपर क्या रिस्पॉन्स क्रिएट किया। दीज आर टोटली टू क्वेश्चंस, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है और ये दो अलग अलग चीज़ें। ड्रग ने बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट लाया, देन इसके रिस्पॉन्स के अंदर बॉडी ने ड्रग के ऊपर क्या इम्पैक्ट लाया, उसको बाहर निकाल दिया या पूरी बॉडी के अंदर फैला दिया, कितनी देर में फैलाया, ये स्टडी की जाती है फार्माकोलॉजी के अंदर। सो एस्पायरिन भाई एक ड्रग है जो कि भाई पेन वगैरह को ट्रीट करती है, सम ऑफ फीवर एंड बेसिकली इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ होती है, जनरली स्पीकिंग भाई इन्फ्लामेशन के लिए। दूसरी टाइप की है मॉर्फिन, इंसुलिन, पेनिसिलिन, जो ड्रग्स हैं आपके पास, सिट्रोजाइन, वॉट एवर, जो भी कह लो, सारी ड्रग्स हैं फार्माकोलॉजी। ड्रग का मकसद ये नहीं है कि वो कोई स्मगलिंग वाली चीज़ है, ब्लैक मार्केटिंग की चीज़ है जो कि आप CID वगैरह के अंदर देख रहे होती है। ड्रग है इनके पास, ड्रग की कोई गलत मीनिंग नहीं है। बायो के अंदर जिस टाइप की जो ड्रग होती है ना उसको कहते हैं गोली या दवा। दो टाइप की ड्रग होती है, एक होती है वाइट ड्रग, एक होती है ब्लैक ड्रग। ठीक है, वाइट ड्रग होती है नॉर्मल जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, ब्लैक ड्रग होती है जो कि आपके पास जो गलत होती है और जिसकी आपके पास क्या करते हैं, आप स्मगलिंग कर रहे होते हैं और जो कि जो नशे वाली चीज़ें होती हैं वो होती हैं ब्लैक ड्रग्स। नाउ फार्माकोलॉजी का वर्ड है, वो वर्ड फार्मा कौन से आया, जिसकी मीनिंग होती है ड्रग एंड पॉइजन, और इनकी जो मीनिंग आती है लॉजी के साथ, लोगिया के, लोगोस जिसे कहते हैं हम। बेसिकली दिस इज नॉट लॉजिया, दिस इज लोगोस, जिसकी मीनिंग होती है स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ ड्रग्स। अब आप कहोगे सर पॉइजन कहते हैं जहर को, और जहर मतलब सर ये जो हम खा रहे हैं जहर है क्या? बेटा जहर की मीनिंग पता है क्या होती है? बेसिकली जहर खुद एज ए ट्रीटमेंट, किसी चीज़ को ट्रीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है? बहुत लो क्वांटिटी के अंदर। आप पढ़ोगे, अगर आप क्या कहते हैं, हम होम्योपैथी के अंदर हम जहर इस्तेमाल करते हैं शैम्पू के डिफरेंट टाइप्स के, कितनी बहुत ही कम जो है ना कंसंट्रेशन के अंदर, मतलब एक बूंद जहर को, एक छोटी सी बूंद को 1 ml 1 cc जो है ना, आप जहर को मिक्स कर देते हैं तकरीबन 10 लीटर पानी के साथ, एंड उस 1 cc जो है ना 10 लीटर में से आप जो है 5 ml निकालते हैं, उस 5 ml को अगेन आप 5 लीटर के अंदर मिक्स कर देते हैं और देन उसको जो है ना ड्रग बना के डोजेज देते हैं। उस 5 लीटर में से पेशेंट को देते हैं भाई 2 कतरे सुबह को, 2 कतरे रात को आप पी लें। तो ये इतना हल्का होता है कि भाई इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर पेटेंट होता है आपके पॉइजन का, जिसकी वजह से आपके पास रीट्रीटमेंट होना शुरू हो जाती है। आपका जो डिसऑर्डर आया है, वो जो सीक्वेंसिंग चेंज हुई है जिसकी वजह से और डिसऑर्डर कोज हुआ है आपको। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि किसी को आपके पास डायबिटीज़ हो गया है। बेसिकली डायबिटीज़ क्यों होता है? क्योंकि आपके पास जो जो सेल है ना, सेल के पास एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न समहाउ, जो पैटर्न है वो मिसऑर्डर में हो गया है, वो पैटर्न मिसऑर्डर हो गया है। क्या कुछ चेंजेस आ गए हैं उसके अंदर, तो इस चेंजिंग को रिवर्स करवाने के लिए हम पॉइजन देते हैं। ठीक है, आप होम्योपैथी के अंदर पढ़ेंगे, एंड 70 से 80% इसकी जो है ना ट्रीटमेंट होती है। मेडिकल साइंसेस के अंदर डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट नहीं है, हाई लेवल वाली कोई इलाज नहीं है भाई, जबकि आपके पास होम्योपैथी अच्छी तरीके से इलाज करता है। क्या कैसे करता है? पॉइजन्स हैं, तरीक़ेकार हैं और कुछ प्रैक्टिसेस हैं कि भाई आपका ये जो मिसऑर्डर है ना, डिसऑर्डर, ऐसा क्यों हुआ, ये क्या करता है, इसको अगेन एंड अगेन रीट्रीट करके, इसकी सीक्वेंस को सेट करके जो आपका जो ऑर्गेनल है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। तो पॉइजन इज नॉट डेड कि आपका जहर है, पॉइजन को भी ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि हम सांपों से भी जो है ना अलग टाइप के कंपाउंड्स एंड ड्रग्स निकाल रहे होते हैं, एंड पार्शियल या टोटल सिंथेसिस के लिए ड्रग्स की। और साइड में लिखा हुआ है भाई कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, राइट नाउ बहुत मशहूर है, जिसके अंदर आप जीनोम्स 3D स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अभी तो RNA ट्रांसक्रिप्शन आ गई है, DNA ट्रांसक्रिप्शन हो गई है कि आपका जो मर्जी, आपको बच्चा भाई कालो चाहिए, अच्छा चाहिए, सफ़ेद चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, आप कुछ भी एडिटिंग करवा सकते हो। मतलब अभी तो भाई बच्चों की भी एडिटिंग होती है बाहर मुल्क के अंदर, आप DNA RNA को एडिट करवा सकते हो जब बच्चा पेट के अंदर होता है। ठीक है, सो ये हमारे पास ऑल कॉन्सेप्ट था कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या है, एंड वहाँ पे हमने 16 पढ़ी थी और यहाँ पर हैं 15। आई डोंट नो 16वीं कौन सी यहाँ से बेसिकली कितनी थी वहाँ पे, हाँ 16 नहीं थी, 15 ही थी।
यहाँ पर 15 ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय, की ब्रांड की एक्सप्लोरिंग। खुदा हाफिज।